हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में की टीजी के आज के सेशन में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज है सोमवार 6 अप्रैल 2026, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिवस विशेष में हम देखें तो विकट संकष्टी चतुर्थी आज के दिन मनाई जाती है। भगवान गणेश को समर्पित है ये, जिसमें सुख समृद्धि और कष्टों के निवारण हेतु विशेष पूजा की जाती है। गणेश जी की उपवास रखा जाता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलने का विधान है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। मुख्य फोकस देखें इसका तो जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना वापस, और ग्रामीण आजीविका को मजबूती देना। जो ग्रामीणों की आजीविका है, जीविकोपार्जन के साधन है, उनको मजबूत करना। राजस्थान में कम वर्षा, अनियमित मानसून और मरुस्थल क्षेत्र की अधिकता के कारण जल की कमी को दूर करना इसका उद्देश्य है। राज्य के बजट में 2024-25 में इस अभियान के लिए 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 में 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके तहत किया गया है। थर्ड जो फेज है इसकी, उसके अंतर्गत देखें 2026-27 के तहत जो तृतीय चरण चलाया जा रहा है, उसमें 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 गांवों में 1.10 लाख कार्य करने की घोषणा की गई है। अर्थात तृतीय चरण 2026-27 के अंतर्गत 1.10 लाख कार्य किए जाएंगे 5,000 गांवों में। उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए की लागत का बजट तय किया गया है। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत देखें तो 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 20,000 गांवों में। प्रथम चरण के अंतर्गत देखें तो 349 पंचायत समितियों के 5,135 गांवों में कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 5,135 गांवों में शुरू कर दिए गए हैं 349 पंचायत समितियों के। जो सेकंड चरण है उसमें 337 पंचायत समितियों में 1 लाख से अधिक कार्यों का लक्ष्य रखा गया है सेकंड चरण में। अब तक की प्रगति हम जो जल स्वावलंबन योजना की देखें तो इसमें 1.10 लाख कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.16 लाख कार्य पूरे किए जा चुके। गवर्नमेंट ने 1.10 लाख कार्य करने के टारगेट बनाया था, उसके विरुद्ध 1.16 लाख के कार्य उन्होंने पूरे कर लिए, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। तृतीय चरण के अंतर्गत देखें 2026-27 के लिए 2,500 करोड़ रुपए से 5,000 गाँवों में 1.10 लाख कार्यों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम देखिए आधुनिक तकनीक का इसमें यूज़ किया जाएगा, जिसमें जीआईएस आधारित मैपिंग की जाएगी, ड्रोन सर्वे किया जाएगा, जल संरचनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा, पारदर्शिता रखी जाएगी, ग्राम स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। समन्वय इस अभियान के लिए जल जीवन मिशन और मातृभूमि जैसी योजनाओं के साथ जोड़ा गया। जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान योजना को इससे जोड़ा गया है। स्वदेशी संगठनों जो एनजीओ है उनको जोड़ा जाएगा, निजी कंपनियों के द्वारा भी इससे सहयोग लिया जाएगा। अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी प्रत्येक पंचायत स्तर पर। इसके बारे में हम जानकारी ले तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उनके अपने गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कराने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना अटल ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इन केंद्रों को आधुनिक पुस्तकालयों में विकसित किया जाएगा, आधुनिक पुस्तकालयों के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं भी इनमें उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल संसाधन के रूप में देखें तो डिजिटल लाइब्रेरी एड रहेगी और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी वहाँ मिलेगी, ई मित्र सेवाएं भी मिलेगी। और इसका उद्देश्य है मुख्य जो युवा है उनको पढ़ाई के लिए शहरों की ओर होने वाले पलायन से बचाना है। इसके लिए केंद्र का एक मॉडल डिजाइन तैयार किया गया है प्रत्येक केंद्र का, जिसमें उनकी गुणवत्ता और एकरूपता निर्धारित की जाएगी। शहरी प्रबंधन और स्मार्ट सिटी जयपुर के लिए इसका संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एकीकृत कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में शहरी प्रबंधन और स्मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए एकीकृत जो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। अमृत 2.0 के तहत सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत वंदे गंगा जल संरक्षण के लिए
कार्य करना और वृक्षारोपण जो ट्री प्लांटेशन में जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देने के मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए। विकसित ग्राम विकसित शहर अभियान शहरी वार्ड अभियान के तहत प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने और सुझावों के आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 1800 अटल केंद्रों का स्थापना की जाएगी। प्रदेश की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें 1800 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राज्य बजट 2026-27 में 1000 अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। इस योजना की मुख्य घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर की गई थी। जो अटल ज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना के लिए जो मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर। इसमें ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। डिजिटल संसाधन जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और शैक्षणिक जो डिजिटल शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक विशेष समर्पित सेक्शन होगा। ई मित्र और CSC इन केंद्रों पर जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर एक प्रशिक्षित अटल प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। इसकी योग्यता देखें तो यह प्रेरक एक स्थानीय युवा होगा। स्थानीय युवा की अटल प्रेरक के रूप में नियुक्ति की जाएगी, जिसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रेरक के माध्यम से युवाओं को रोजपरक प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर युवा जो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, सृजित होंगे। कौशल विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। पठन की प्रवृत्ति जो सेल्फ रीडिंग है, रीडिंग हैबिट का विकास करना इसका उद्देश्य है, बढ़ावा देना उसे। यह केंद्र केवल शिक्षा के माध्यम से नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी बनेंगे। ई लर्निंग चरणबद्ध रूप से गांवों को ई लर्निंग और आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधाओं से जोड़ना इसका लक्ष्य है। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 परंपरा और प्रगति। इसके अंतर्गत हम देखें तो परंपरा और प्रगति, परंपरा को जोड़ते हुए प्रगति करना इसका टारगेट है, अर्थात जो होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है उसका लक्ष्य है। पर्यटन को विकेंद्रीकृत करना, पर्यटन गतिविधियों को शहरों से निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो छोटे निवेशक और महिला उद्यमियों को पर्यटन से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और तेज बनाना इसका बना दिया गया है। आवेदन और पंजीकरण के प्रक्रिया में सरलीकरण अर्थात ईजी किया गया उनको। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है। अस्थायी पंजीकरण, आवेदन के 7 कार्य दिवसों के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा जिससे काम शुरू किया जा सके। स्थायी पंजीकरण होगा 3 महीने के भीतर और निरीक्षण के बाद 2 साल की वैधता वाला स्थायी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अर्थात 7 कार्य दिवसों के अंतर्गत पंजीकरण हो जाएगा, फिर 3 महीने के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण हो जाएगा और 2 साल की वैधता का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्वचालित मंजूरी दी जाएगी। इसके तहत निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो आवेदन स्वतः ही पंजीकृत माना जाएगा। कमरों की संख्या देखें तो पेइंग गेस्ट योजना में तो प्रति आवासीय इकाई में कमरों की संख्या अधिकतम 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। अर्थात जो प्रत्येक जो पेइंग गेस्ट हाउस होगा उसमें 5 कमरों से बढ़ाकर 8 कमरे होने चाहिए, हो सकते हैं 8 कमरों तक का पेइंग गेस्ट हो सकता है। बेड की क्षमता, अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 कमरे रख सकते हैं और अधिकतम 24 बेड आप उसमें लगा सकते हैं। संचालन में अब होम स्टे का संचालन संपत्ति स्वामी के अलावा लीजधारी या नियुक्त केयर टेकर द्वारा भी किया जा सकता है। पहले इसमें यह था कि अगर आप होम स्टे का संचालन कर रहे हैं तो जो परिवार है वो भी उसी घर में निवास करना अनिवार्य था, लेकिन अब उस संपत्ति का स्वामी जो जिसकी ज़मीन है वो लीज पर भी दे सकता है और इसके लिए जो पर्यटक वहाँ रहेंगे उनकी सुविधा के लिए केयर टेकर की भी नियुक्ति उनके द्वारा की जा सकती है। पहले ऐसा था कि पर्यटक और परिवार दोनों साथ ही रहेंगे। योजना के तहत होम स्टे को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें सिल्वर श्रेणी में पंजीकरण शुल्क 1000 रहेगा और गोल्ड श्रेणी में पंजीकरण शुल्क 2000 रहेगा। सिल्वर श्रेणी जो सामान्य पेइंग हाउस जो गेस्ट हाउस होते हैं वो, और गोल्ड श्रेणी में जिनमें AC
हीटिंग अर्थात हीटर, एसी और इंटरनेट की जो आधुनिक सुविधाएं उनसे युक्त कमरा होगा वो हो। मूलभूत सुविधा देखें तो प्रत्येक कमरे में अटैच लेट बाथ होना जरूरी है। उचित वेंटिलेशन, पर्याप्त पानी और बिजली की आपूर्ति होना कंपलसरी है। अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन करना अनिवार्य है। अतिथि पंजिका जो विजिटर रजिस्टर है उसका विवरण 7 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। जो आपके विजिटर आते हैं उनका जो विवरण 7 साल तक रखना अनिवार्य है। नाश्ते का शुल्क टैरिफ में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर्यटकों को राजस्थान की वास्तविक संस्कृति और घर जैसा माहौल मिलेगा। छोटे निवेशकों के लिए पर्यटन व्यवसाय में उतरना बहुत आसान हो गया है। IIT रुड़की का एक अध्ययन किया गया है जिसमें बेहद जोखिमपूर्ण जयपुर और जोधपुर, यहाँ भूजल दोहन का जो विवरण और अध्ययन IIT रुड़की द्वारा किया गया है उनमें हम राजस्थान की स्थिति देखें तो जयपुर और जोधपुर में भूजल बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। संकटग्रस्त में है कोटा, यहाँ भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जयपुर के जोटवाड़ा, जगतपुरा की स्थिति विकट है। दोहन की दर देखें तो जयपुर में भूजल दोहन की दर 341% तक पहुंच चुकी है। पानी की कमी जोटवाड़ा और मुरलीपुरा और जगतपुरा जैसे इलाकों में भूजल समाप्त होने के कगार पर है। मानक 135 लीटर के मुकाबले लोगों को केवल 100 से 120 लीटर पानी ही मिल पा रहा है इन क्षेत्रों में। शहर में पानी की मांग हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, अर्थात 10% की दर से जयपुर में पानी की मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट हम जोधपुर की देखें तो मांग व आपूर्ति में बड़ा अंतर देखा जाता है। जोधपुर शहर को रोजाना 520 mld मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की जरूरत होती है, जबकि 440 mld रोजाना उन्हें दिया जा रहा है, अर्थात 80 mld की कमी बनी हुई है। अनिवार्यता देखें तो शासन ने 225 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना नया पानी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास 225 वर्ग मीटर से भी बड़ा भूखंड है और आपने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं लगा रखा है तो उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। कोटा में देखें तो चंबल का सहारा बना हुआ है। चंबल नदी मुख्य स्रोत है और नित्यवाहिनी नदी है चंबल नदी, इस वजह से प्रति व्यक्ति 240 लीटर तक पानी कोटा में मिल रहा है। नदी का सहारा होने के बावजूद उच्च क्षेत्रों में कम प्रेशर की समस्या बनी हुई है। पुराने टायरों से कूलिंग, इंडियन रबर इंस्टीट्यूट की नई पहल। उदयपुर में जो इंडियन रबर इंस्टीट्यूट है वहाँ के वैज्ञानिक ने एक नई पहल की है, डॉक्टर सुनील कुमार जगासिया ने और उनकी टीम ने, जिसके लिए उन्होंने दीवारों के प्लास्टर के लिए उपयोग होने वाले सीमेंट और रेत और पानी के मिश्रण में 10% तक रिसाइकल रबड़ का प्रयोग किया है। इसका ये फायदा है कि ये रबड़ लेप घर के वातावरण को प्राकृतिक रूप से 4 डिग्री तक कम कर देता है। रबड़ के उपयोग से प्लास्टर में लचीलापन बढ़ता है, जिससे नमी और हल्के भूकंपीय झटकों के कारण होने वाली दरारों में भी कमी आती है। उदयपुर के सेक्टर 4 में आवासीय मल्टी स्टोरी आर्ची पीस पार्क में मंदिर परिसर में बने दीवारों पर इसका सफल प्रयोग किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे पुराने टायरों से कूलिंग सिस्टम करने का कार्य इंडियन रबर इंस्टीट्यूट उदयपुर के डॉक्टर सुनील कुमार जगासिया और उनकी टीम ने किया है। भारत पाक की सीमा पर सुरक्षा बनी चुनौतियां, क्योंकि ड्रोन और ड्रोन के द्वारा यहाँ ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। पाकिस्तान से हेरोइन और हथियारों की खेप गिराई जा रही है ड्रोन के जरिए। पिछले 1.5 साल में 175 करोड़ से अधिक की 35.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है। इनका संवेदनशील क्षेत्र देखें तो श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से बीकानेर के खाजूवाला तक लगभग 150 गांव बेहद संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। यहाँ नित्य और क्रमिक रूप से पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और हथियार गिराए जा रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान सिस्टम की रेंज बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 1200 मीटर करने और मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराने की आवश्यकता उन्होंने जताई है। राजस्थान की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसमें हम देखें ये भास्कर की रिपोर्ट इसमें पेश की गई है, जिसमें हम देखें तो जयपुर की उपलब्धि देखें तो साल 2024 में हवा 55 दिन पुअर रही थी, खराब रही थी, जो 2025 में 29 दिन रही है। अर्थात 2024 में जयपुर की हवा 55 दिन तक खराब रही थी और 2025 में 29 दिन रही है खराब हवा। संतोषजनक हवा वाले दिनों की संख्या 84 से बढ़कर 123 हो गई है। अर्थात
84 जो डेज थे वहाँ संतोषजनक हवा मिलती थी पहले, अब 123 डेज संतोषजनक जो शुद्ध हवा है वो मिल रही है। धूल के कणों में भी कमी आई है। पिछले 7 वर्षों में 5 प्रमुख शहरों में सुधार देखा गया है, जिनमें हम देखें तो जोधपुर में 33.3% की कमी हुई है धूल के कणों में, अलवर में 28.9% की कमी, जयपुर में 16.9% की, कोटा में 15.1% की, उदयपुर में 5.5% की कमी दर्ज की गई है। भविष्य की योजना देखें तो राज्य सरकार 34 जिलों में लगभग 30 करोड़ की लागत से 46 नए एयर क्वालिटी स्टेशन लगाने का टारगेट है। जयपुर में 4 स्टेशन इसके तहत लगाए जाएंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे NH48 पर नो स्टॉप टोल MLFF सिस्टम लगाया जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर हम ध्यान में रखेंगे कि मतलब जयपुर जो दिल्ली हाईवे है वहाँ पर कोई टोल नहीं होगा। AI के माध्यम से कैमरों के द्वारा डायरेक्ट टोल कट किया जाएगा, जिसमें हम देखें तो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, MLFF की फुल फॉर्म है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य हाईवे को पूरी तरह से टोल बूथ फ्री कॉरिडोर बनाना, वाहन बिना रुके गुजरेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। यह सिस्टम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले वाहनों का भी टोल आसानी से काट लेगा। ट्रायल और कार्यान्वयन देखें तो राजस्थान में पहली बार इसे जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा, शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। तो NH48 जयपुर दिल्ली हाईवे है, वहाँ पर दौलतपुरा, शाहजहांपुर और मनोहरपुरा टोल प्लाजा पर इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। समय सीमा देखें तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, अर्थात उसका हार्डवेयर तो पूरा लग चुका है, लेकिन साल के अंत तक इसे पूरी तरह से लागू करने की योजना है। सिस्टम कैसे काम करेगा तो एंट्री गेट पर ANPR कैमरा लगा हुआ होगा, जो रडार और सेंसर से नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और वाहन की कैटेगरी तय करेंगे और फास्टैग से भुगतान काटेंगे। दूसरा जो एंट्री गेट होगा वहाँ भुगतान की पुष्टि होगी, अगर कोई गलती होती है तो तुरंत शिकायत का विकल्प मिलेगा। फास्टैग और बैलेंस के नियम देखें तो यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो वाहन गुजरते ही मोबाइल पर नोटिस भेजा जाएगा। अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाएगा तो RTO के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो न तो वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होगा और न ही उसका PUC बन पाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार यह एक AI बेस्ड एडवांस तकनीकी है। टोल प्लाजा पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका निवेश फिलहाल ऑपरेशन वेंडर कर रहे हैं। पत्रकार जो दैनिक भास्कर के अवधेश अकोदिया को सम्मानित किया गया है, दैनिक भास्कर के पत्रकार अवधेश अकोदिया को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 जूरी स्पेशल में सम्मानित किया गया। अवधेश अकोदिया को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से यह आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। अवधेश ने राजस्थान में विधायक निधि के खर्च हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 दिया गया है, यह अवार्ड DS फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुलित्जर विजेता दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी की याद में दिया जाता है। फोटो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, उनकी याद में दिया जाता है DS फाउंडेशन द्वारा। हाल ही में अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी को रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जो जयपुर के रहने वाले हैं, इन्हें इंग्लैंड की एक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान इंदौर में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जो दिव्यांगों के अधिकारों के लिए पिछले 26 वर्षों से निरंतर संघर्ष और उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल। राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 अप्रैल तक ऋषभ पखवाड़ा मनाया जाएगा। भगवान ऋषभ देव को समर्पित है ये ऋषभ पखवाड़ा 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। यह जो इसकी मांग शिक्षा विभाग द्वारा जैन समाज की मांग पर किया जा रहा है। इसका आयोजन शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जैन समाज ने मांग की थी, उसके आधार पर ऋषभ पखवाड़ा 15 अप्रैल तक राजस्थान स्कूलों में चलाया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं को चित्रकला, पोस्टर, कहानी सुनाना, प्रार्थना जैसी सरल गतिविधियां करवाई जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं में निबंध लेखन, चित्रकला और मेरी संस्कृति के रंग जैसे विषयों पर कार्य किया जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निबंध, कविता, भाषण और डिजिटल प्रेजेंटेशन जैसे विषय आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और अहिंसा पर आधारित कार्य दिए जाएंगे।
राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें हम देखें तो अध्यक्ष धौलपुर के पवन कुमार सुखीजा को अध्यक्ष चुना गया है। वे राष्ट्रीय मुक्केबाज भी रह चुके हैं। सचिव बनाया गया है कीर्ति, अजमेर की कीर्ति को सचिव बनाया गया है राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा। मुख्य बदलाव देखें तो 8 साल के लंबे अंतराल के बाद ओपी विश्वकर्मा को एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया है। हम सार के रूप में देखें तो अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन सुखीजा, उपाध्यक्ष मोहित बेद, रितेश शर्मा, नटवर सिंह, दीपक सिंह और सचिव कीर्ति को बनाया गया है अजमेर निवासी। संयुक्त सचिव बनाया गया है रुक्मणी देवी, प्रेम शर्मा, लून सिंह, सोमेश्वर भगोरा और कोषाध्यक्ष मदन लाल को बनाया गया है। सदस्य के रूप में परमेश्वरी एवं मणिराज राठौड़ भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखें राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 व अंडर 20 की आयोजन किया जा रहा है 5 से 7 अप्रैल तक जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में, जिसमें प्रदेश भर से 500 से अधिक युवा पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में आयोजित की जा रही है। तो राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 और अंडर 20 का आयोजन SMS स्टेडियम में 5 से 7 अप्रैल तक किया जा रहा है। मारवाड़ महासम्मेलन का आयोजन किया गया था रामदेवरा जैसलमेर में, जिसमें रविवार को रामदेवरा में सामाजिक एकता मंच के तत्वाधान में इस महासम्मेलन का आयोजन हुआ रामदेवरा जैसलमेर में, जिसमें देखें तो जल समागम मुख्य आकर्षण रहा, जिसके तहत सभी जातियों और वर्गों के लोग अपने घरों से जल लेकर पहुंचे और सर्वोदय कलश, एक ही कलश में उन्होंने अपने घर से जो लाया गया जल था उन्होंने सर्वोदय कलश में प्रवाहित किया। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जातिवाद के समूल नाश की सौगंध दी और सामाजिक एकता का संदेश दिया। तो मारवाड़ महासम्मेलन का आयोजन रामदेवरा जैसलमेर में किया गया था। भीलवाड़ा में नए कोर्ट परिसर का भूमि पूजन किया गया। इसमें भीलवाड़ा सांगानेर में से जिला सेशन न्यायालय के नए परिसर के लिए 62 बीघा जमीन पर भूमि पूजन किया गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई और कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। प्रदेश के हर जिले में बनेगी राम वाटिका। पहले लव कुश वाटिका का निर्माण प्रत्येक जिले में करने का योजना बनाई गई थी, अब राम वाटिका प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी। लव कुश वाटिका की सफलता के बाद अब वन विभाग इसका संचालन करेगा। राज्य के प्रत्येक जिले में 2-2 राम वाटिकाएं तैयार करेगा, अर्थात प्रत्येक जिले में 2 राम वाटिकाएं बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं के निर्माण पर प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी, अर्थात 2 राम वाटिकाएं बनेगी, 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक राम वाटिका पर 1 करोड़ रुपए का खर्च होगा। चयन प्रक्रिया देखें तो वन विभाग ने सभी उपवन संरक्षण कार्यालयों के ऐसे वन क्षेत्रों के प्रस्ताव मांगे हैं जहां पर इन्हें विकसित किया जा सके और उससे विकसित करने की संभावना हो। SMS स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन किया गया, जिसमें कचनार चौधरी ने फर्स्ट रैंक, जो ऑल इंडिया पुलिस टीम में फर्स्ट रैंक हासिल किए कचनार चौधरी ने। राजस्थान का प्रदर्शन देखें तो कुल राजस्थान ने 12 एथलीटों ने नंबर 1 पर रहे, अर्थात रैंक फर्स्ट रही है राजस्थान के 12 एथलीटों, जिनमें हम सुमन शर्मा शॉर्ट पुट में दूसरे स्थान पर रही है। निकिता पुनिया अंडर 20 हैमर थ्रो में फर्स्ट रैंक पर रही है। रिंकू चौधरी अंडर 20 हैमर थ्रो में सेकंड रैंक पर रही है। ट्रिपल जंप में प्रथम स्थान भी रिंकू का रहा है। उमा चौधरी जेवलिन थ्रो में फर्स्ट रैंक पर रही है। गुरप्रीत सिंह ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक अर्थात फर्स्ट रैंक पर रहे। अंकित सहारन 400 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे अंकित सहारन। नेक्स्ट हम देखें कि किन किन की क्या क्या रैंक रही है, तो इसमें हाई जंप में सुनील कुमार रैंक फर्स्ट रही है। ट्रिपल जंप में जगसीर सिंह सेकंड रैंक रही है। 100 मीटर में विक्रम गुज्जर फर्स्ट रैंक रही है। 400 मीटर में राकेश बाजिया सेकंड रैंक रही है। 400 मीटर में मुकुल गुप्ता फर्स्ट रैंक रही है। 1500 मीटर में सोनू फर्स्ट रैंक रही है। 1500 मीटर में अर्जुन वैष्णव फर्स्ट रैंक रही है। 3000 मीटर जुझार सिंह फर्स्ट रैंक रही है। जेवलिन थ्रो में रोहित फर्स्ट रैंक रही है। 400 मीटर ऋषिता कौर सेकंड रैंक रही है। ट्रिपल जंप अनुनामिका थर्ड रैंक रही है। जेवलिन थ्रो खुशी यादव सेकंड रैंक रही है। 1500 मीटर दीपिका फर्स्ट रैंक। 3000 मीटर कल्पना थर्ड रैंक रही है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम कल के सेशन का रिवीजन करते हैं। कल के सेशन में हमने देखा था राष्ट्रीय जलमार्ग NW 48 के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अध्यक्षता में मुख्य बैठक आयोजित की गई, जिनमें NW 48 के लिए IIT मद्रास के विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। नेक्स्ट हम देखें
तो इसके लिए IWAI जो इंडियन वाटर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और आईआईटी मद्रास का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की वार्षिक केंद्र सरकार द्वारा और 3,000 रुपये आंतरिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा इसमें प्रदान की जाती है, अर्थात टोटल 9,000 रुपये दिए जाते हैं। भविष्य में से 12,000 रुपये करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें विभिन्न किस्तों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कितनी की गई थी उनके बारे में हम जानकारी ली थी। राजस्थान हेल्पलाइन 181 का दौरा किया था मुख्यमंत्री जी द्वारा। RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का दौरा CV श्रीनिवास द्वारा किया गया था, जिनमें उन्होंने RUHS का रिम्स की तर्ज पर विकसित किए जाने का देखा था उनको। आप लोग कहते आपने खाद्य अभियान 6 से 30 अप्रैल तक चलाई जा रही है। 6 से 30 अप्रैल तक आप लोग कहते आपने खाद्य अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान इसमें हमने विभिन्न जानकारी ली थी। NCERT जो है उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत वह अपना खुद का संचालन कर सके। कि NCERT के अंतर्गत राजस्थान में अजमेर जो कॉलेज है वो उसमें आता है। इसके बारे में हमने विभिन्न जानकारी ली थी। राजस्थान इको टूरिज्म जो अब फार्म हाउस मॉडल पर इसे लागू किया जाएगा। वर्तमान गवर्नमेंट द्वारा पेइंग गेस्ट योजना 2026 भी लाई गई है। राज्य सरकार के स्कूलों में कला शिक्षा की बदहाल स्थिति के बारे में हमने रिपोर्ट पर विभिन्न जानकारी ली थी। राजस्थान थार्क सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिनमें अनवर खां, मांगणियार, तगराम भील, कुलदीप कोठारी, सोहनदान चारण, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, पर्यटन स्वागत केंद्र और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की जो गोमती शर्मा को इसमें शामिल किया गया है। बच्चों की आंखें हो रही कमजोर, रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में हमने जानकारी ली थी। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बच्चों में एक तो आंखों की बीमारियाँ हो रही है, दूसरा उनमें पेशेंस काफ़ी कम हो गया है। पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है उनमें, क्योंकि शॉर्ट्स देखते हैं वो, तो शॉर्ट्स देखते देखते उनमें जो किसी कार्य को करने के जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी काफ़ी कम हो रही है। इस वजह से उन्हें इनकी मोबाइल की और स्क्रीन के काफ़ी एरर हैं, तो सभी को देखते हुए हमें उन्हें उनसे दूर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी और बुक्स पढ़ने के लिए देनी चाहिए। बुक्स के द्वारा उनका जो पेशेंस है उसमें भी वृद्धि होगी, और उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमने इसके बारे में देखा था कि कहाँ कब कब कितने % इसमें बच्चे पाए गए हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच जो राजस्थान के स्टोन, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, ग्रेनाइट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मसाले, अगरबत्ती, धूप आदि को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। जो नागौर का चाइना के लिए उद्योग भी इस तरह से पूरी तरह से बंद हुआ था। राजस्थान में स्टेट टॉपर हैं सोनू मेहरा विज्ञान संकाय में, और कला संकाय में नव्या मीणा रही है। राजस्थान में SI सब इंस्पेक्टर भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, और एज जो 2.21 लाख युवा ओवरेज हो गए, और उन्हीं को केवल शामिल किया जाएगा। आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 713 विद्यार्थियों ने। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत घड़ियाल जो सेंचुरी है उसको डीनोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उसे डीनोटिफाइड जो दर्जा दिया गया था उसे मुक्त कर दिया गया है। अर्थात 732 हेक्टेयर इसमें डीनोटिफाई में था। उसका अवैध खनन होना और जीव जंतुओं को जो वहाँ के जीव है जैसे कछुआ, घड़ियाल आदि को संरक्षण देने के लिए जो हाई कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान के 4 सरकारी विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति में है, उस वजह से उनके भविष्य को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो ये निर्धारित करेगी कि यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाना है या नहीं किया जाना है। उनमें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें शामिल है। हम देखें तो कौन कौन से कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को इनमें शामिल किया गया है, तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर इनमें शामिल है। इनकी खामियों के कारण इस पर ये किया जाएगा। और बांसवाड़ा में कंडों की राड खेली गई
सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिसके तहत कक्षा 3 से त्रिभाषा अनिवार्य की गई है कक्षा 6 से। और 9वीं में मैथ साइंस की 2 स्तर लागू किए, जिनमें स्टैंडर्ड पेपर और एडवांस पेपर होगा। एडवांस पेपर जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे उन्हीं के लिए होगा, इनके प्रतिशत में नहीं जुड़ेंगे। एआई आधारित जो 9वीं 10वीं क्लास में एआई पर, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर अनिवार्य विषय बना दिए गए हैं। और 2029 से एआई का जो पेपर बोर्ड में होगा, मूल्यांकन भी किया जाएगा इनका। जैसे हम देखें तो व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा 2027-28 से शुरू होगी और एआई 2029 से लागू होगा। राजस्थान में ईवी अभी मतलब पढ़ाई तो एआई की करवाई जाएगी इसी सेशन से, परंतु इसकी जो बोर्ड परीक्षा में से 2029 से शामिल किया जाएगा और व्यवसायिक शिक्षा को 27-28 से शामिल किया जाएगा। राजस्थान में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ईजीकॉन द्वारा 50 डीसी फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। हनुमान शोभा यात्रा के बारे में हमने दी थी। जयपुर के एमआई रोड स्थित अमरापुरा स्थान में 105वां चित्र मेले का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट में 2000 रुपये का किया गया, जिसके अंतर्गत शहरस को नेशनल ब्रांड के रूप में उभारा जाएगा। राजस्थान वन विभाग की बैठक की गई, जिसमें आगामी मानसून में 10 करोड़ रुपए का पौधारोपण का लक्ष्य 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। नमो नर्सरी का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक जिले में और उससे पंचायत समिति स्तर पर विकसित किया जाएगा। चंदन वन का उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में निर्माण किया जाएगा। गुलर वृक्ष का पौधे लगाए जाएंगे। ड्रोन सीडिंग की जाएगी जहाँ दुर्गम एरियो में। और विभिन्न जानकारी हमने ली थी। कैम्ब्रिज कोर्ट के गोरांश ने द्वितीय स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंक हासिल किए। कोटा यूनिवर्सिटी के बीएम शर्मा को गांधीवादी ब्रिज किशोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोजत पाली में के जन्मे महावीर सिंघवी को कनाडा के टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारत का नया महावाणिज्य दूत नियुक्त किया। जयपुर के अशोक कुमार ने गुजरात टाइटंस की टीम से इस सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। ताल छापर जो अभ्यारण्य जसवंतगढ़ द्वारा विदेशी पक्षियों की आवक हुई थी, वो अपने वापस देशों की ओर लौट रहे हैं। बांसवाड़ा में जीजीटीयू जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। बीएम शिक्षण संस्थान में पन्नालाल नागरी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन हुआ था, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के उदयपुर के निवासी है वो भी शामिल हुए थे। 1 से 14 साल की उम्र के बच्चों में भिक्षावृत्ति के मामले में राजस्थान देश भर में दूसरे नंबर पर है। एशियन चैंपियनशिप स्क्वैश में राजस्थान की दिव्यांशी जैन और धैर्य गोगिया ने भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है अंडर 13 वर्ग में। जैसलमेर में 3 नए घोड़ावनों का जन्म हुआ है, जिसके तहत अब टोटल घोड़ावनों की संख्या 76 हो गई है, जिनमें रामदेसरा में 52 और सुदासरी में 24 घोड़ावन है। जैसलमेर में रामदेसरा में 1 और सुदासरी में 2 नए चूजों का जन्म हुआ है। विभिन्न जानकारी हमने इनके अंतर्गत ली थी। एशियन वाटर बर्ड सेंसस के अंतर्गत राज्य में कुल 117 आर्द्र भूमि का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें 112 प्रजातियों जल पक्षियों की पहचान की गई थी। इनमें विभिन्न जानकारी हमने ली थी तारबंदी के अंतर्गत भी। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।